हाय एवरीवन। चलो एक बार फिर वही सेम प्रोबेबिलिटी। तो लेक्चर नंबर 11 तक तो हमने आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए थे और क्वेश्चन कोई बहुत हाई फाई नहीं लिया था। अब मैं तुम्हें उन्हीं का हेल्प करके ये चीज सिखाने जा रहा हूँ कि जेई मेंस और जेई एडवांस के पेपर, इफ यू हैव द ग्रेट कॉन्सेप्ट, द क्लियर कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, तो आप बड़े आसानी से जेई मेंस और जेई एडवांस सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जो बच्चे जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें बार बार कहता हूँ, कॉन्सेप्ट को थरोली पढ़ लो और फिर जेई मेंस और जेई एडवांस के पेपर उठा लो। इफ यू आर एबल टू सॉल्विंग द पेपर्स, ठीक है, इफ यू आर एबल टू सॉल्विंग द पेपर्स, और ये भी नहीं कि सॉल्विंग द पेपर्स मतलब 100%। देखो कभी भी 100% नहीं होता है, बट अगर आपको लगता है कि आई एम एबल टू सॉल्व 70 to 90% प्रॉब्लम, तो इसका मतलब कि आप उस टॉपिक में एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व, इसका मतलब है कि उन कॉन्सेप्ट के साथ अब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी एडिशनल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी मेरे लेक्चर्स हुए हैं सबके नोट्स में बहुत जल्दी ऐड करने वाला हो। दिक्कत ये आ रही है कि थोड़ा गूगल ड्राइव का प्रॉब्लम चल रहा है मेरा। ठीक है, ठीक है, वेरी सुन आई एम गोइंग टू ऐड ऑल दोस लेक्चर्स। आई मीन से आई एम टॉकिंग अबाउट द पीडीएफ, आई विल गिव यू द पीडीएफ। तो आज मैंने प्लान किया कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। फिर मेरे दिमाग में आया कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए पहले जेई मेंस 2002, मैं बता दूं कि 2002 से लेके 2012 तक जेई मेंस एक्चुअली एआई ट्रिपल ई के नाम से जाना जाता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को 2002 से पहले 2012 तक के न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए जाए एआई ट्रिपल ई के। फिर 13 ऑनवर्ड्स जेई मेंस आ चुका था, तो जेई मेंस 13 से 20 तक सॉल्व करा दिए जाए। एंड वो होने के बाद फिर आपको जेई एडवांस में सॉल्व करवाऊंगा। एंड तब तक आप पूरी तरह क्लियर हो जाओगे कि हाँ कॉन्सेप्ट इस तरह अप्लाई किया जाता है। नाउ लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम। तो ये 2002 में आया हुआ था। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद यू योरसेल्फ आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज गिवन। A problem in mathematics is given to 3 student A, B, C। अच्छा, कुछ बच्चों को तो ये याद भी आ गया होगा कि अरे यार ये तो सर ने करवाया ही था न्यूमेरिकल। तो मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम दिया गया, ए को दिया गया, जिसके सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/2, दैट इज व्हाट 1/2। फिर पी ऑफ बी, बी मतलब जो बंदा बी है उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जो है 1/3 है। सो नॉट सॉल्विंग कैपेसिटी 1 - 1/3, इट्स अ 2/3। एंड जो बंदा सी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी उसकी 1/4 है और नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 यानी कि 3/4 है। क्या तुम मुझे बता सकते हो सबसे वीक स्टूडेंट कौन है जिसकी लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी? इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो, 0.5, 0.33, 0.25, तो ये बंदा बहुत स्लो है। Now what the question is asking, probability that problem is solved। अब तुम मुझे बताओ ये किस तरह का इवेंट है या किस तरह का प्रॉब्लम है। अगर तुम सोच सकते हो तो सोचो। अब प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें बहुत बार बताया कि प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब सोल्यूशन तब भी माना जाएगा जब ए ने आंसर दिया। ठीक है, अगर मैं यहां पे एनालिसिस करूं, ए ने आंसर दे दिया, बी ने नहीं दिया, सी ने नहीं दिया, तब भी सॉल्व माना जाएगा। इसी तरह ए ने नहीं दिया, बी ने नहीं दिया, सी ने दे दिया, तब भी सॉल्व माना जाएगा। ए ने नहीं दिया, बी ने दिया, सी ने नहीं दिया, तब भी सॉल्व माना जाएगा। हो सकता है 2 लोग दे दे। तो इस तरह करके यूं केसेस आएंगे। तो क्योंकि केसेस ज्यादा हो जाएंगे तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम इज सॉल्व 1 - प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। इवेंट ऑकर प्लस इवेंट डज नॉट ऑकर। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो डज नॉट सॉल्व, सॉरी नॉट सॉल्व। ठीक है, इस तरह मैंने क्रूड लैंग्वेज, रफ लैंग्वेज में लिख दिया। अब कोई ग्रामेटिकली मत चेक करना कि सर ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि ये वर्ड मेरे दिमाग में इसलिए आया कि कोई मुझे ग्रामेटिकली भी करेक्शन भेज रहा था, मेरा एक स्टूडेंट, यहाँ पे ये ग्रामर होना चाहिए। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब 1 - इट इज नॉट सॉल्व। अब नॉट सॉल्व कब माना जाएगा? जब ए ने ट्राई किया, नाइदर सॉल्व बाई ए, नॉट सॉल्व बाई बी, इवन नॉट सॉल्व बाई सी, ये तीनों लोगों को आंसर नहीं आया।
अब कोई भी बच्चा ईमानदारी से समझ सकता है कि अरे ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि यार जब प्रॉब्लम तुम्हें दिया जाता है तो तुम तो डिपेंडेंट होके थोड़ी फाइंड आउट करते हो कि चलो उसको आया तो ही मुझे आएगा। कोई बच्चा हंस भी रहा होगा, नहीं सर मेरे केस में तो ऐसा ही है, मैं सामने वाले का कॉपी मारता हूं तो 1/2, 2/3, 3/4। तो ये उसकी बात नहीं हो रही है। 1/2, 2/3, 3/4 कट गया तो 1 माइनस 1/4। सो 3/4 प्रोबेबिलिटी है इसका। इसका जो राइट आंसर है 3/4। तो अगर मेरे पास ऑप्शन है तो ये मैं ए मार्क करूंगा। तो आप खुद अंदाज लगा लो कि कितना सिंपल या कितना टफ प्रॉब्लम था। तो आई होप कि प्रॉब्लम काफी इजी था, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं थी, एक सिंपल सा बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम था ये। अगर आप सीबीएसई की बुक पढ़ोगे, किसी बुक में भी ये प्रॉब्लम मिल जाएगा, या इनफैक्ट आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपके स्टेट बोर्ड की बुक में मिल जाएगा। देखो ये भी प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। अगर इसे पढ़ना है तो मैं तो पढ़ता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए। और अगर तुम्हें वेन डायग्राम आता है तब तो द बेस्ट, वेन डायग्राम बना लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, और इतने पोर्शन को कहते हैं बी है बट ए नहीं है, बी बट नॉट ए। तो ये क्या हो जाएगा टोटल, अगर बात करें बी बट नॉट ए, टोटल बी में से ये जो कॉमन पोर्शन माइनस हो जाएगा, दैट इज व्हाट नोन एज द इंटरसेक्शन, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस हो जाएगा। अब इसके लिए ही सारे डेटास दिए गए, पी ऑफ ए यूनियन बी, A union B, we know the formula P of A plus P of B minus P of A intersection B. What we have and what we want to find out. We have 3/4. A बार मेरे पास है तो P of A निकालने का 1 माइनस P of A बार कर लो, P of A की जगह पे 2/3। P of B मुझे ढूंढना है, P of A intersection B भी मेरे पास दिया गया है, that is what 1/4। ठीक है, ये टर्म उधर जाएगा तो 4/4 हो जाएगा और ये 1 कट जाएगा, फिर -2/3। सारे टर्म को उधर शिफ्ट करो। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन है तो अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि P ऑफ B जो है, देखो ये उधर गया तो 4/4 हो गया, 1 हो गया, ये उधर गया 1 - 1 0 हो गया, ये उधर गया तो +2/3 हो गया। सो ये 2/3 हो गया। तो P of B is 2/3 माइनस इंटरसेक्शन है 1/4, टेक एलसीएम 8 - 3 एंड दैट इज 5/12। तो देखो इसका भी ऑप्शन ए है। तो होपफुली अगर तुम 2002 में होते, आई थिंक बहुत लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी 2003 का ही होगा, ठीक है, जो अपीयर कर रहे हैं, या 2002 होगा, तो उस वक्त होते तो आई थिंक तुम्हें प्रॉब्लम होती नहीं। अ डाइस इज टॉस्ड 5 टाइम्स। तो मैंने तुम्हें पहले भी इस बात के बारे में बताया था कि अगर सैंपल स्पेस लार्ज हो जाए, सैंपल स्पेस में बहुत सारे इवेंट आ जाए, तब हम किस चीज की यूज करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल तो सैंपल स्पेस में बता दो, सैंपल पॉइंट कितने होंगे, 6⁵. तो डाइस इज टॉस्ड 5 टाइम्स, गेटिंग ऑड नंबर इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। तो याद आ रहा होगा कुछ प्रीवियस लेक्चर में एक चीज की गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल एक्स क्या है। कैपिटल एक्स जो हमारी स्टडी है, गेटिंग एन ऑड नंबर को हम सक्सेस का नाम देंगे। अच्छा, अब मैंने तुमसे यही कहा है कि जब तुम प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल थ्योरम से कर रहे हो तो इस बात के बारे में ज्यादा सोचो। अब गेटिंग एन ऑड नंबर मतलब एक टॉस में ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो वो तुम्हें पी बताएगा। तो टोटल ऑड नंबर 3 होते हैं आउट ऑफ 6। सो 1/2 प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 - हाफ, 1 - p हाफ। ये ऑड नंबर नहीं आएगा, यानी इवन नंबर आएगा। डाई को कितनी बार टॉस किया गया, 5 टाइम्स टॉस किया गया, ठीक है।
अब इसने पूछा द वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सक्सेस, ठीक है। तो वेरियंस अगर बच्चा समझदार होगा तो एन पी क्यू तो हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया, एंड ये हो गया 5। सो 5/4 इज द आंसर। तो देखो 2002 में जो न्यूमेरिकल पूछे गए थे कितने इजी थे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आ गए 2003 पे। कहता है मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग द बाइनोमियल। देखो अभी इसने तो सीधे सीधे कह दिया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया उसने, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आपको तो खुद समझ लेना है कि जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड ही दे दिया है तो मीन जो है 4, जिसका फॉर्मूला है एनपी, और जो वेरिएंस जो वैल्यू 2 दी गई है वो होता है एनपी क्यू। अब मैं इतने की जगह पे अगर 4 डाल दो तो मुझे Q मिल जाएगा, Q इक्वल टू 2/NP विच इज इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। देयरफॉर आई विल गेट P। P आ गया 1/2, एंड एक बार P आ गया 1/2 तो 4 इक्वल टू N इंटू 1/2। सो इट इंप्लाइज दैट N इक्वल टू 8। अब P ऑफ X इक्वल टू 1। सो अगर तुम्हें याद होगा फॉर्मूला तो मैं तुम्हारे रेफरेंस के लिए एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। P ऑफ X इक्वल टू X का इट्स एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अब मैंने लिख दिया यहां पे। सो 8C1 ठीक है, x इक्वल टू 1, p इज हाफ रेस टू 1, दूसरे हाफ रेस टू 8 माइनस 1, ठीक है। तो इक्वली लाइकली हो गया ना, तो इट्स 8 इंटू हाफ रेस टू 8, ठीक है, यानी कि 2 रेस टू 3/2 रेस टू 8, 1/2 रेस टू 5, एंड दैट इज व्हाट 1/32। तो ये देखो, ये भी क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं आया था। अच्छा, अब तक हमने 4 क्वेश्चन किए। क्या तुम्हें लगा कि प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट आता है? अगर आप मुझसे कहो तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। लेट मी चेक। इवेंट्स ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, ये वर्ड मैंने देखा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसे कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि P ऑफ ए बी सी तीनों के बीच में इंटरसेक्शन, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इनफैक्ट ए इंटरसेक्शन बी भी नहीं रहेगा, ये इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। बी इंटरसेक्शन P ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की भी प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। P ऑफ सी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी भी 0 रहेगी। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड्स है। Such that P of A, P of B, P of C, the set of possible values of X in the interval. My God, अब हम इसे कैसे सोचे, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, अच्छा अगर मैं बात कर लू, अच्छा P ऑफ ए, P ऑफ बी, P ऑफ सी दिया है, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये टर्म देख के तो मुझे ये लग रहा है कि मे बी द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट P ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर तुम्हें याद हो तो दैट इज व्हाट P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी प्लस P ऑफ C माइनस 2 टाइम्स ऑफ P of A intersection B. It's not 2 times, it's a minus P of A intersection B plus P of, अभी एक ब्रैकेट के बाहर लगा, B intersection C plus P of C intersection A, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस P of A intersection B intersection C, ये मैंने ध्यान दिया। लेकिन इससे P ऑफ A मेरे पास है 3x प्लस 1/x/3, 1 माइनस x/4, 1 माइनस 2x/2, और ये आगे के टर्म तो 0 0 0 प्लस 0 ऐसे हो जाएंगे। अगर मैं एलसीएम ले भी लूं 12, तो इससे 4 से मल्टीप्लाई किया है, इट इज गोइंग टू बी 12x प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया 12x प्लस 4, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 3x, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 माइनस 12x, 6 माइनस 12x,
12x से चला गया, एंड हियर 7 + 6 13 minus 3x divided by 12. But what I am getting, P of A union B union C. फिर क्या आएगा? हाउ कैन आई मूव अहेड? ये रेंज दिया है, रेंज के लिए तो फिर इनइक्वालिटी लाना है, रेंज और इनइक्वालिटी, क्योंकि ये बोलता है x कौन से इंटरवल में, ऐसे थोड़ी इंटरवल बता पाएंगे। हाँ 13/3 तो यहाँ कुछ दिख रहा है ये, क्योंकि मैंने देखा =0 करके। ओके, नाउ आई अंडरस्टूड। अब कोई बच्चा बोलेगा आपको कैसे क्लिक हुआ और क्या आपने समझा? मैं कहूंगा देखो, अब कोई बच्चा कहेगा पहले से तैयारी करके रखी थी क्या सर? बिल्कुल नहीं बेटा, मैंने ना ये सोचा कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन होता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में एप्लीकेबल है। तो इस हिसाब से तो 13 - 3x अपॉन 12, इसकी भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। 12 से मल्टीप्लाई किया तो इट्स 13 - 3x, और ये हो जाएगा 12, -13 कर दिया तो -13, फिर -3x, -1 आ गया, डिवाइडेड बाई -3 किया तो 13/3, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सो 1/3 आ गया, तो 1/3 से 13 के बीच में आना चाहिए। प्रीवियस जाते 1/3 से 13, ओके 1/3 से 13/3, ये ऑप्शन है। बट एक चीज और, क्या इनमें के कोई भी नंबर 1/3 से 13/3 के बीच का कोई नंबर इनको सेटिस्फाई करेगा क्या? कोई बच्चा बोलेगा सर वो मतलब वो क्यों आप चेक कर रहे हो, आ तो गया आंसर। नहीं, मैं जो चेक करने की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया 1/3 13/3, तो इट्स 4 पॉइंट समथिंग, तो मैंने यहां पे डाल दिया वो वैल्यू, सपोज करो -4 2 जा, तो ये तो सीधे सीधे नेगेटिव आ जा रहा है। ये देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो इंडिविजुअल, अभी 4 डाल दिया मैंने, तो ये तो नेगेटिव हो जा रहा है। तो 1/3 मेरे पास यहां पर भी है। सो क्या ये इसमें अभी ऐसे हम नहीं कह सकते कि यही राइट है, हमें ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो चेक नहीं करते हैं, ऑप्शंस चेक नहीं, ऑप्शन से जो गिवन है वो चेक नहीं करते हैं। ठीक है, तो लेट मी डू दैट। ओके, सो फाइनली क्या किया जाए, कैसे सोचा जाए? ठीक है, ऐसे सोचते, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी देखते इसमें से ये वाला ऑप्शन अपना राइट है क्या, तो मुझे पता चला कि ये ऑप्शन इसलिए नहीं राइट आ रहा है। जैसे 1/3 0.33 हो गया, 13/3 हो गया, मतलब 4 पॉइंट समथिंग हो गया। जैसे मैं 4 यहां पे डाल भी रहा हूं, 4 पॉइंट समथिंग की जगह मैं 4 डाल रहा हूं उसके बीच में, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है। हाँ, ये एक चीज पॉजिटिव आ रही है, फिर भी ये बढ़ जा रही है। अभी देखो ना, 4 डाला तो 13/3, तो कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मुझे साइमल्टेनियसली इस बात पे ध्यान देना होगा कि चलो प्रीवियस में 3x + 1/3, ये जो प्रोबेबिलिटी है 3x, हम एक एक करके सारे केसेस डिस्कस करते हैं। केस 3x + 1/3 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x + 1, तो ये 3 हो जाएगा, -1 3x, ये हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो एक आंसर ये आ जाएगा कि x -1/3 से 2/3 के बीच में लाई करेगा। अगर मैं दूसरी बात करूं, प्रीवियस में दूसरी बात करूं, 1 - x होल अपॉन 4, 1 - x होल अपॉन 4 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 1 - x और ये 4,
-1 किया तो -1 -x3 1x माइनस, सॉरी इनइक्वालिटी हमें रिवर्स करनी होगी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, नेगेटिव से अगर हमने मल्टीप्लाई किया -1 का +1 हो जाएगा, x हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा -3। थर्ड पॉइंट में यहां पे कुछ लिख दे रहा हूं और ये वाला फोर्थ पॉइंट था, क्योंकि इन सब की समरी से हमें एक उठाना होगा। कोई बच्चा बोलेगा इसको आप कैसे ग्रेड करोगे, इजी या डिफिकल्ट? मतलब ये कहो कि आपको वेवी को वो पूछना चाहता था, उसने सोचा कि डायरेक्ट ना पूछ करके इन बच्चों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके देते हैं, बस ये मैं ऐसे रैंक करूंगा। वेवी कर्व या इनइक्वालिटी, ये वेवी कर्व नहीं इनइक्वालिटी वर्ड कहो, क्योंकि मैं अभी वो वेवी कर्व की तरह डायग्राम तो बनाने वाला हूं। 1 - 2x - 1 - 2x, -1 डाला तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा, -2 करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स और ये -1/2 हो जाएगा। अगर मैं इन चारों को नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं तो लेट मी चेक, पहला हाफ से मतलब -हाफ से हाफ आ रहा है, चलो एक एक करके, -हाफ से हाफ के बीच में आ रहा है, ये फर्स्ट वाला दे रहा है, यानी कि ये नंबर 3 वाला दे रहा है। देन अगर मैं नंबर 2 की बात करूं तो 1 से मतलब -3 से 1 के बीच में आ रहा है, -3 से 1 के बीच में ये 2 वाला आ रहा है। फिर अगली बात करूं 1 वाला -1/3 समवेयर, -1/3 तो यहां पे रहेगा, -1/3 से लेके 2/3, 2/3 मतलब 0.6 के करीब, ये 2/3। अगली कंडीशन यहां पे रहने वाली है, बरोबर। और चौथी कंडीशन है 1/3, 1/3 समवेयर, अगर मैं यहां प्लॉट करूं, ये हो गया 1/3 और 13/3, तो अगली चीज चौथी वाली चीज यहां पे रहने वाली है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पे ग्रीन ब्लैक -1/2 से 1/2, एक मिनट, -1 ब्लैक वाला तो ग्रीन वाला, ओके हाँ ब्लैक वाला आ रहा है ना, तो ये एक रेंज है जिसको सब लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो 1/3 से 1/2, प्रीवियस पेज पे जाते हैं, 1/3 से 1/2, तो ये ऑप्शन सही आ रहा है। कोई बच्चा बोले सर आप कैसे ग्रेड करोगे, इजी था, प्रॉब्लम ऐसा भी नहीं था कि नहीं सॉल्व किया जा सके। अब देखो प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। अच्छा कोई बच्चा कहे कि सर आपने मतलब ये क्वेश्चन पहले पढ़ाया था, सिखाया था क्या? देखो मैंने जस्ट ये क्वेश्चन उठा लिए, मैंने बुक लिया, टाइप किया, मैंने उसके ऑप्शंस भी नहीं देखे, थोड़े ऑप्शन में आपको वेरीफाई भी कर लेना है, हालांकि 99% एक्यूरेसी तो होती है, बट 1% में ये नहीं कह सकता कि 100% एक्यूरेसी होती है, कभी कभार इधर उधर छोटी गलतियों से भी आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। 5 horses are in race. Mr. A selected 2 horses at random. Bets on them. तो मिस्टर ए ने सैंपल स्पेस 5 में से 2 घोड़ों को सिलेक्ट किया, तो वो तो आ जाएगा 10। देन प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए सिलेक्टेड द विनिंग हॉर्स। हाँ, विनिंग हॉर्स की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं ऐसे कहूं कि मिस्टर ए ने H1 H2 सिलेक्ट किया या H1 H3 सिलेक्ट किया, समझो H1 विनर है, H1 विनर है, बरोबर। तो H1 के साथ H2 सिलेक्ट किया, H1 के साथ H3 सिलेक्ट किया, H1 के साथ H4 सिलेक्ट किया, H1 के साथ H5 सिलेक्ट किया, तो मिस्टर ए का जो विनिंग हॉर्स है ना, उसके साथ बाकी हॉर्सेस का 4 वे से बाकी हॉर्सेस, विनिंग हॉर्स एंड
एक और हॉर्स, जो दो हॉर्स है ना, उसने सिलेक्ट किया है H1, बोला है ना कि मिस्टर ए सिलेक्ट टू हॉर्सेस, मतलब H1 H2 H1 H3 H1 H4 H1 H5 H2 H3 H2 H4, यूं करके आप कह सकते हो। ऐसे 10 पेयर्स पॉसिबल है। अब द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए सिलेक्टेड द विनिंग हॉर्स, तो आप अगर H2 के साथ भी देखो तो H2 H3 H2 H4 H2 H5 और H1 H2, और अगर H2 विनर है तो H2 के साथ दूसरा हॉर्स 4 तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है, तो N ऑफ A 4 हो जाएगा। देखो कोई भी, ये हो गया विनर, विनर हॉर्स, ठीक है, यहां पे विनर हॉर्स आ गया, एंड वन रिमेनिंग आउट ऑफ 4, ठीक है। सो ये विनर हॉर्स तो एक ही तरीके से सिलेक्ट होगा, एंड रिमेनिंग जो हॉर्स है 4C1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायरेक्टली मैं 4/10, अब ये 2/5, ये इसका ऑप्शन है 2/5, ये देखो। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये आपने मतलब कैसे सिलेक्ट किया, या कौन से लेवल का प्रॉब्लम है? एक सिंपल सा पीएनसी का प्रॉब्लम है जो स्टेट बोर्ड के लेवल का है। एक बहुत छोटी सी नॉर्मल थिंकिंग चाहिए। प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए सिलेक्टेड द विनिंग हॉर्स, ठीक है, काफी इजी था, मतलब इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते कि। अब देखो ये भी एक प्रॉब्लम है जो स्टेट बोर्ड लेवल का है। Probability that A speaks truth is 4/5 while the probability for B is 3/4। A ट्रूथ बोलता है 4/5, B ट्रूथ बोलता है वो 3/4 है, ठीक है। Probability that they contradict each other then ask to speak on a fact। So आंसर टोटल प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी, अब तुम आइडेंटिफाई करो कि ये किस तरह का इवेंट है। नाउ यू प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ इवेंट, किस तरह का इवेंट है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, ये सारी चीजें पता करो। अरे भाई मैं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे हो, तो हम दोनों थोड़ी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके बोल रहे हैं। मैं 90% ट्रूथ बोलता हूं, तुम हो सकता है 100% चीजों को सही बोलते हो। तो जब भी हम किसी बात को बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो हम ऐसे कर लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कि ए जब बोलेगा तो उस केस ए ट्रूथ बोलेगा तो बी फॉल्स बोलेगा, और जब बी ट्रू बोलेगा तो ए फॉल्स बोलेगा, ऐसे। या और यहां पे प्लस हम डाल देते हैं इसे, ये दो केसेस हैं तो प्लस आ गया यहां पे, और बहुत इजी है, इट्स अ पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ बी डैश प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए डैश, पी ऑफ ए डैश। पी ऑफ ए कितना है 4/5, बी डैश 1 माइनस 3/4 है, दैट इज व्हाट 1/4, P of B 3/4, and A dash is 1/5, तो 4 + 3 7/20। ये लो, एक बार इसे चेक करो, क्या ये डिफिकल्ट है? आई एम गेटिंग द कॉल, सो जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये होने के बाद अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब क्या कहता है, ई जो है, ई में एक्स प्राइम नंबर है, तो फिर अगर मैं बोलूं ई क्या डिमांड कर रहा है, 2 3 5 और 7 की प्रोबेबिलिटी डिमांड कर रहा है। तो कोई पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया, तो उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.2 प्लस 0.1 यानी 0.3 0.5 0.6, ठीक है। और एफ की बात करूं मैं
प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की मैं अगर बात कर लूं तो लेस देन 4, तो लेट मी टिक 4 से कम 1 2 3, ये 0.5। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ, ई एंड एफ, ऐसा कोई इवेंट है क्या जो दोनों में, तीनों में कॉमन है, सॉरी दोनों में कॉमन है? तो एक तो 2 और एक 3, इनके करस्पॉन्डिंग जो है इवेंट्स वो कॉमन है, तो ये 0.3 टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। कोई बच्चा बोलेगा आपने मतलब क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं और कुछ समझाया नहीं, आप करने लगे। अरे यार मैंने ये देख लिया, जैसे ही मैंने ये देखा ना तो मुझे ये चीज समझ में आ जाती है। यूनियन बोला तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया। फिर मैंने जब इसको ध्यान दिया था ना तब मुझे पता चला कि ई और एफ क्या है। अब ई 0.6 आ गया, एफ 0.5 आ गया, माइनस 0.3 हो गया, माइनस 0.3 हो गया, तो 1.1 माइनस 0.3, कहीं कुछ गड़बड़ हुई। 4 से लोअर प्रोबेबिलिटी 1 2 2, लेट मी चेक, क्या ये टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? 2 4 6 8 10 11, ये दिया गया ऑप्शन, दिया गया क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन है। कोई कहे कैसे, आपको कैसे पता चला? जोड़ लो भाई, 1 2 3 4 5 और बचे हुए 7 9 11, टोटल प्रोबेबिलिटी 1.1 है, तो ये पेयर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो ही नहीं सकता है। बट अगर ये सही दिया होता तो ये सही तरीके करने के यही होते हैं, यानी कि इसमें कहीं 0.01 करके कुछ आना चाहिए। सो रॉन्ग क्वेश्चन है। कोई एक बच्चा कहे कि सर रॉन्ग क्वेश्चन आता है क्या? हाँ, कभी कभार रॉन्ग क्वेश्चन नहीं तो जब वो आंसर डिस्प्ले करते हैं तब रॉन्ग ऑप्शन दे देते हैं, तो उसमें क्लेम करना पड़ता है। मीन एंड द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हमने किया ही है। चलो आओ सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। मीन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन आ गया 4, दैट इज एनपी। अच्छा ये तुम्हें याद आ रहा होगा, वेरिएंस एनपी क्यू, देयरफॉर क्यू जो आ गया 2/4, 1/2, पी जो आ गया 1/2, एन जो आ गया वो 8 आ गया। ठीक है, कैसे आया डाल के यहां पे चेक कर लो। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, इट्स एन मतलब 8c2, पी मतलब हाफ रेज टू 2, हाफ रेज टू 6। ठीक है, 8c2 मतलब 8 इंटू 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल और 1/2 रेज टू 8, ये इससे काटेगा ये हो जाएगा 4, 4 इससे काटेगा तो 2 पावर कम होकर 6 हो जाएगा। तो इट्स 7 अपॉन mean and the variance of binomial distribution are 4 and 2. Probability of 2 successes 2 raised to probability of 2 success 8c2 7/7, तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, सीधे सीधे रॉन्ग हो गया। 64 7, अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ ये तो है ना, अगर ऊपर नीचे 7 इंटू 4/64 इंटू 4 कर दिया जाए 28/256। अच्छा मैं तैयारी कर रहा था कि लगता है ऑप्शन ही नहीं दिया है, रॉन्ग दिया है। कभी कभार होता है कि कई बार हम लोग प्रॉब्लम जब करते हैं तो हमें जो आंसर आता है उससे थोड़ा मॉडिफाई करके आंसर में दिया रहता है और हम जल्दबाजी में लिख देते हैं कि रॉन्ग क्वेश्चन है, या अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, मार्क ही नहीं करते हैं। हमें लगता है कि अरे चलो बोनस मिल जाएगा, करना चाहिए। 3 houses are available in locality. 3 persons apply for the houses. Each applies for one house without consulting the others. Probability that all 3 apply for the same house. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
मान लो कि ए बी सी, ठीक है, ये 3 घर है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे तीनों ने ए के लिए अप्लाई किया, हो सकता है एक ने ए के लिए किया, एक ने बी के लिए किया, एक ने सी के लिए किया, हो सकता है एक ने ए के लिए किया, दूसरे ने भी ए के लिए किया, तीसरे ने बी के लिए किया, है ना। तो आप सैंपल स्पेस कैसे सोचोगे? सैंपल स्पेस तो आप उसी नंबर सिस्टम की तरह सोचो। यू वांट टू फिल द 3 स्पेसेस, ठीक है, या 3 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड वेयर रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, इस तरह आप सोचो तो आपको आंसर मिलेगा कि पहले हाउस के लिए 3 में से कोई एक अप्लाई करेगा, एंड दूसरे हाउस के लिए भी 3 में से कोई एक अप्लाई करेगा, एंड तीसरे में से भी 3 में से कोई एक अप्लाई करेगा। अब ये तो नहीं है कि 3 में से एक ने अप्लाई किया, तो अभी ये इन्होंने एक दूसरे को बताया नहीं है ना। देखो कह रहा है ना कि 3 पर्सन अप्लाई फॉर द हाउसेस विदाउट कंसल्टिंग अदर्स, किसी ने एक दूसरे को बताया नहीं है। हो सकता है मैंने ए के लिए भी फॉर्म भरा, बी के लिए भरा, सी के लिए भरा, उसी तरह मेरा दोस्त भी वही करेगा, ठीक है। सो ईच अप्लाइज फॉर वन हाउस विदाउट कंसल्टिंग द अदर, इसका मतलब समझो। तो 27 वेज से तो वो लोग हाउस के लिए अप्लाई करेंगे। अब इवेंट की बात करें तो इवेंट में तो जस्ट ऐसा हो सकता है कि पहले हाउस के लिए या तो तीनों अप्लाई करें, या फिर दूसरे हाउस के लिए तीनों, हाउस बी के लिए तीनों ने अप्लाई किया, या हाउस सी के लिए तीनों ने अप्लाई किया। तो सिर्फ 3 ही तरीके ऐसे हैं जब कॉमनली एक पर्टिकुलर हाउस के लिए तीनों दोस्त अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 अप्लाई फॉर द सेम हाउस, समझो ना, ये हाउस नंबर ए है जिसका नंबर है 001, हो सकता है तीनों ने इसी के लिए अप्लाई किया। 27 केसेस में से all numbers are common, all 3 places are occupied by the same number, ऐसे समझ लो। तो the probability of A is 3/27 and that is what 1/9। तो काफी इजी न्यूमेरिकल था ये, एक नॉर्मल सी थिंकिंग थी इसमें जिसको सोचना था तुम्हें कि इसमें क्या करना है, ठीक है। अब सिंपल सा वही नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन ही समझ लो। देखो एक चीज मैं बता दूं, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन ये आज से 10 साल पहले तक तो था, मतलब 2010 तक तो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन अब ये नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। कोई बच्चा कहे सर आपने फिर क्यों लिया, ठीक है, सिलेबस। सो मैंने इसीलिए लिया कि कभी कभार आ जाता है। अब मैंने देखा है क्लास में मैं बच्चों को कहता हूं कि अब पेपर सॉल्विंग चालू करो, तो मेरे पास लेके आते हैं कि सर पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन आया है, आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा है। मैं कहता हूं अब वो नहीं आएगा, अब सिलेबस से बाहर है। हाँ, क्या कह रहा है पी ऑफ ए, अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है P ऑफ A यूनियन B का ओवरऑल डैश इक्वल टू 1/6। सो ओवरऑल डैश कैसे निकालते हैं, 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। तो इट इंप्लाइज दैट P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6 है, ठीक है। फिर यूनियन के बाद ये दिया है, तो इक्वली लाइकली मतलब ए और बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाए, इंडिपेंडेंट भी आ गया, एक्सक्लूसिव भी आ गया, काफी चीजें आ गई इसमें। इंडिपेंडेंट मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। चलो करते हैं, पहले तो लेट मी कैलकुलेट पी ऑफ बी। पी ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो इट्स अ 1 कितना आ गया 5/6 एंड पी ऑफ ए कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1/4, इट्स 3/4। पी ऑफ बी जिसे हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा ऐसे 1/4, ठीक है। 3/4 में से 1/4 गया, 2/4 आया, और वो 2/4 उधर जाके बन जाएगा
-2/4, चलो 5/6 -2/4 को 1/2 लिख देते हैं, एंड दिस इज द वे टू कैलकुलेट पी ऑफ बी। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट्स 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 - 3 एंड द होल बाई 6, दैट इज 2/6, 1/3, ये आ गया पी ऑफ बी। नाउ एज पर क्वेश्चन पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इज व्हाट, लेट मी चेक। पी ऑफ ए प्रीवियस में जाते हैं, पी ऑफ ए 1/4 तो 3/4 आया था। नेक्स्ट इट्स 3/4 इंटू 1/3 एंड ये आ गया 1/4, एंड लेट मी रिमाइंड यू, प्रीवियस में जाते हैं तो इंटरसेक्शन के बराबर है, सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। यहां पे ये कंफर्म हो गया कि ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है प्रीवियस, तो ऑप्शन इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वर्ड तो है, इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली, हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ही नहीं, एक्सक्लूसिव बोलने के लिए तो फिर ये 0 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गया। इंडिपेंडेंट इधर है तो ये, हाँ नॉट इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली मतलब क्या हो गया कि पी ऑफ ए और पी ऑफ बी बराबर आना चाहिए था, बट पी ऑफ ए 3/4 आ रहा है एंड पी ऑफ बी जो आ रहा है एंड दैट इज 1/3 आ रहा है, तो ये इक्वली लाइकली का सवाल ही नहीं उठता है। तो द राइट आंसर इज दिस, ये भी रॉन्ग है, इक्वली लाइकली है ही नहीं, इक्वली लाइकली ये भी नहीं है, ये तो पहले ही से समझ जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेलीफोन इंक्वायरी सिस्टम नंबर फोन सेल्स रिगार्डिंग द रिलेवेंट इंक्वायरी फॉर द पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं पढ़ना है मुझे अब, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस लेक्चर को 2 पार्ट में बनाया जाए, पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो ये 12th लेक्चर ही होगा, जस्ट इसमें एक लैप में ले रहा हूं, ठीक है। ये लैप मतलब 12A 12B करके आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि थोड़ा ब्रेक लेने के साथ ही साथ तुम और कॉन्क्रीट मतलब एक बार ब्रशअप कर लो नॉलेज को, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट और कॉन्क्रीट होते जाएगा, और क्वेश्चन देख के पढ़ के तुम समझ सकते हो कि आगे क्या करना है। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, आई एम गोइंग टू मीट यू इन 12B। देखो फिर कह रहा हूं 2 लेक्चर होंगे, 12A एंड 12B। 12A में थोड़े क्वेश्चन हुए, 12B, और ये 12th लेक्चर है जहां पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2002 से लेके 2012 या 13 तक के न्यूमेरिकल। टिल देन थैंक यू वेरी मच।